राजा, किसान और नगर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से छठी सदी ईस्वी पूर्व में जो प्रांत थे 16 महाजनपदों में विभाजित थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था हमारा वो था मगध। और मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या क्या कारण थे वो भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जो मौर्य साम्राज्य, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कहलाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य के द्वारा महापद्मानंद को हराकर इन्होंने मगध साम्राज्य पर अपना एकाधिकार कर लिया और शासन की बागडोर संभाली। लगभग सन 321 ईस्वी पूर्व को चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना मगध साम्राज्य में की। बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के क्या प्रमुख स्रोत थे। तो सबसे पहला जो स्रोत आता है वो है हमारी मूर्तिकला। मूर्तिकला हम देख सकते हैं कि मूर्तिकला से हमें कई चीजें जानने को मिलती है कि किस तरीके से वहाँ की शिल्पकारिता थी, किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते थे। कई लिपियाँ, कई प्रतिलिपि, कई राजकीय चिन्ह हमें मूर्तियों में भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे इतिहास कर्ताओं को बड़ी आसानी सुगमता रहती है। और हम देख सकते हैं एक उदाहरण, जो अशोक के 3 मुख वाला जो शेर है उसकी मूर्ति जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इतिहास को जानने में। दूसरा कारण हम देखते हैं जो हमारी है समकालीन रचनाएं। समकालीन रचनाएं यानी कि उस काल की जो रचना थी, उसी काल की जो रचनाएं थी। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं मेगिस्थनीज की जो पुस्तक थी। मेगिस्थनीन एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने यहाँ की परिस्थितियां देखी, किस तरीके से सैनिक बागडोर संभाली जाती है। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, ये नाम आप याद रखिएगा, इंडिका। मेगिस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कई ऐसे ब्यौरे दिए हैं जो भारत की उस कालीन अर्थव्यवस्था को बताती है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें देती है। और दूसरा, मेगिस्थनीज के बाद हम आचार्य जो चाणक्य है उनके अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, जो मौर्य कालीन इतिहास को जानने की एक सबसे प्रमुख स्रोत है। उस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो शासक है वो जो अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार और सुदृढ़ करने के लिए कैसी कैसी कूटनीति अपनाता है, किस तरीके की बागडोर जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाने में नियम कानून सब उसी अर्थशास्त्र पुस्तक में लिखी है। ये होगी समकालीन रचनाएं। तीसरा जो स्रोत है वो है जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे हमारे ऋषभदेव। बौद्ध धर्म के थे गौतम बुद्ध। और 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के हमारे महावीर स्वामी जो बहुत ही फेमस थे। इनके जो ग्रंथ है इनके द्वारा लिखे त्रिपिटकों में इनको रखा गया जो बौद्ध धर्म के थे। और पौराणिक ग्रंथ, पंचतंत्र, तो ये सभी जो ग्रंथ है इनमें कहीं ना कहीं हमें जो शासन से संबंधित जो लेख है वो भी मिलते हैं। इन लोगों को, उस कालीन लोगों के विचार भी हमें जानने को मिलते हैं। और इन ग्रंथों में शासक और प्रजा के बीच संबंधों का भी उल्लेख किया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो मौर्य कालीन साम्राज्य को जानने में हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है अभिलेख, वो भी अशोक के अभिलेख। अभिलेख यानी कि पत्थरों व स्तंभों पर उकेरे गए कुछ अक्षर, लिपियां ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में उकेरे गए थे जो बाद में ढूंढ ली गई। तो इन अभिलेखों के जरिए हमें उस समय की जो परिस्थितियां है उनका पता चलता है, किस तरीके से वहाँ के लोगों का रहन सहन था, वो पढ़े लिखे थे। और जब ये लिपि पूरी पढ़ी गई अच्छे से तो अशोक के जो मस्तिष्क में जितने भी विचार थे वो भी हमें जानने को मिलते हैं। अशोक और कई शासकों ने अपनी प्रसिद्धियां छपवाने के लिए जो उन्होंने विजय जीती उन्हें भी खुदवाए उन्होंने वहाँ। इस तरीके से हमें मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में इन अभिलेखों से भी सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। अशोक ने कई अभिलेख और शिलालेख खुदवाए
धर्म के प्रचार करने के लिए, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और अशोक का मानना था कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। जो सन्यासी ब्राह्मण लोग हैं उनके प्रति हमें उदार व्यवहार यानी कि बहुत ही सरलता से पेश आना चाहिए। कठोर वाणी का उनके समक्ष प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो दूसरे धर्म हैं, अपने ही धर्म को हम एक प्राथमिकता ना देकर दूसरे धर्मों की भी रिस्पेक्ट करें, यह अशोक का मानना था। परंतु जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, अशोक द्वारा जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो धीरे धीरे जो प्रशासकीय सेना सशक्तिकरण था वह धीरे धीरे वीक होने लगा। और मात्र 150 वर्ष बाद जो मौर्य वंश है उसका पतन हो गया। साम्राज्य प्रशासन की बात करें तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णागिरी, स्वर्णागिरी यानी कि सोने के पहाड़, सोने की खदानें यहाँ पर थी कर्नाटक क्षेत्र के, जो आज आधुनिक कोलार है। तो ये 4 जो प्रांत थे यह राजनीतिक केंद्र थे, सबसे मजबूत राजनीतिक केंद्र थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णागिरी। और व्यापार, और हम देखते हैं कि जो मगध साम्राज्य है वह पाकिस्तान के पश्चिम और उत्तर के सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैला हुआ था। ये जानते हैं उत्तराखंड तक का फैला हुआ था, राजस्थान के इधर पश्चिमी भाग में भी था। और इस तरीके से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का भी हिस्सा मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। परंतु धीरे धीरे इतिहासकारों का यह मानना है कि यह पूरा एक ही शासक के द्वारा नहीं कंट्रोल में लाया जा सका होगा, इसलिए छोटे छोटे प्रांतों में भी इन्हें विभाजित किया गया होगा। ये संपूर्ण मगध साम्राज्य एक ही शासक के द्वारा नहीं चला होगा, इस प्रकार की धारणा थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मगध साम्राज्य है उसमें जब मौर्य साम्राज्य के लोग आए तो उन्होंने किस तरीके से अपनी कूटनीति और एक सुनियोजितता के द्वारा जो साम्राज्य है उसका और विस्तार किया। ये वीडियो मेरी खत्म होती है और इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।